हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है जो कि उद्योग विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत आई है, प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही जो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस है वह इसके प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करना है, क्योंकि अभी तक ये प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम सिर्फ एक बार हुआ है वर्ष 2020 में और उसके बाद डायरेक्ट ये 2026 में कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे पीटी का और कुछ दिन के बाद फिर मैं मेंस का पेपर अपलोड कर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे कट ऑफ, इसका जो सिलेबस है उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक बार हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं। यह विज्ञापन संख्या 109/2025 के अंतर्गत आई थी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत है। टोटल इसमें पोस्ट 9 पोस्ट है। हालांकि बहुत सारे लोग इससे एक्साइटेड नहीं हैं क्योंकि इसमें जो वैकेंसी है बहुत ही कम है। पिछली बार 2020 में ये वैकेंसी आई थी फर्स्ट टाइम 69 पोस्ट का, लेकिन इस बार मात्र ये 9 पोस्ट की वैकेंसी है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आगे वैकेंसी बढ़ेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल सबूत तो है नहीं। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसमें टोटल 9 वैकेंसी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है कि ये लेवल 9 सैलरी पे ग्रेड का है। तो बीपीएससी में जो भी टॉप लेवल का पोस्ट होता है, चाहे वो एसडीएम हो गया या फिर डीएसपी हो गया, वो लेवल 9 पे ही रिक्रूट किया जाता है। तो ये चीज़ आपको अट्रैक्ट कर सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से चरण होते हैं एग्जाम में। तो बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं इसके। पहला होगा पीटी, दूसरा मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। देखिए पीटी टोटल 150 क्वेश्चन का होता है, ऑब्जेक्टिव नेचर का, और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता। जो लास्ट टाइम हुआ था उसी के बेसिस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसका सिलेबस भी आपने देख लिया है इसके ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट में। इसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल @इक्लिप्स एजुकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, टोटल 70 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। फिर करंट अफेयर टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग 40 क्वेश्चन। हम लोग पीवाईक्यू में देखेंगे किस किस तरीके के क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर मेंस होता है टोटल 600 मार्क्स का। हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और ऑप्शनल पेपर एक आपको सेलेक्ट करना होगा। तो बहुत सारे लिस्ट दिया गया है, कोई सा भी आप जब फॉर्म भरिएगा उसमें एक ऑप्शनल पेपर आपको ऑप्ट करना होगा। ये हिंदी इंग्लिश जो है ये मेंस एग्जाम सब्जेक्टिव नेचर का होता है, यानी कि आपको आंसर्स लिखने होंगे पेपर पे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। दोनों में से हिंदी और इंग्लिश में से आपको मिनिमम 40% अचीव करना होगा क्वालिफाई करने के लिए। ये दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, हिंदी और इंग्लिश। जनरल नॉलेज 200 मार्क्स का होता है। जो ये जनरल नॉलेज पेपर है ये बीपीएससी का जो सिविल्स होता है, जो भी 69 70th जो हुआ है उसमें वैसा पेपर ये नहीं होता, बल्कि इसका नेचर डिफरेंट होता है। ये जब मैं पेपर आपको अपलोड करूंगा उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ये टोटल स्टैटिक पोर्शन से ही डिस्कस किया जाता है और छोटे छोटे इसमें आंसर्स आपको लिखने होते हैं। कोई एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं रहता कि उसमें आपकी अपनी सोच पूछी जा रही है, ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता। फिर ऑप्शनल पेपर है, तो ऑप्शनल पेपर ये भी 200 मार्क्स का होता है। उसके बाद इंटरव्यू 100 मार्क्स का। और मेरिट लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरिट लिस्ट किस पे बनाया जाएगा। तो देखिए मेरिट लिस्ट बनता है मेंस के 2 पेपर पे, जीके यानी जनरल नॉलेज के, और ऑप्शनल पेपर में जो आप नंबर अचीव करते हैं, और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो देखिए एक बार आप लोग क्वेश्चन पेपर पे नजर डाल लीजिएगा। उससे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। जब आप लोग क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लीजिएगा उसके बाद आपको अभी भी इसका फॉर्म अप्लाई डेट अभी भी एक्टिव है, तो अगर आपको लगता है कि इसको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसकी एलिजिबिलिटी है वो भी काफ़ी कॉमन नहीं है। बीटेक वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, एमबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो सीएस कर रहे हैं वो भी अप्लाई, जिन्होंने सीएस कर रखा है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी भी ऐसा नहीं है कि कॉमन है। आप लोग देख लीजिएगा, एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तब इसको अप्लाई करिएगा। बाकी इसका जो पोर्शन है इसमें कैसे तैयारी किया जाए वो आगे के वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए एक नज़र हम लोग डालते हैं इसके सिलेबस पे। जो ये 70 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज पूछा जाएगा उसका सिलेबस बहुत ही विस्तृत दिया गया। सिलेबस तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसके तब आपको लगेगा कि हाँ ये सिलेबस और क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। चलिए एक बार इसके सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स
जीडीपी, जीएनपी, पोटेंशियल जीडीपी, पर कैपिटा इनकम और परचेजिंग पावर पैरिटी। तो हमारे चैनल पे एक इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट हो रखी है, आप लोग जाके वहां से इन सब चीज़ को कवर कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे रहेगा बाकी बचे हुए पोर्शन वो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो उस वीडियो में काफ़ी अच्छे से मैंने इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया है, अभी स्टार्ट ही किया है सीरीज़ को। फिर दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक्स और प्लानिंग, तो ये पूरा 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ देखिए बॉम्बे प्लान, फिक्की प्लान, विश्वसरिया प्लान, इंडियन इकोनॉमी के क्या सेक्टर्स होते हैं और उसके क्या कंपोनेंट है, सर्वोदय प्लान, बहुत ही डिटेल में यहाँ सिलेबस दिया गया। जब आप इसको पढ़िएगा जिस भी सोर्सेस से, आपको बहुत मजा आएगा। फिर नीति आयोग के बारे में पूछा गया है कि उसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके अचीवमेंट। फिस्कल सिस्टम यानी कि बजट से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक दिया गया है, जैसे कि फिस्कल पॉलिसी का क्या डेफिनेशन होता है, डेफिसिट किस किस प्रकार के होते हैं, FRBM एक्ट, एनके सिंह कमेटी। देखिए हालांकि अभी 16वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगरिया, लेकिन यही सिलेबस 2020 में भी था। तो एनके सिंह कमेटी के बारे में जब सिलेबस में दिया गया है तो उनके बारे में हमें पढ़ना है कि उनका क्या रिकमेंडेशन दिया गया था। अब फाइनेंस कमीशन में, 15 फाइनेंस कमीशन में जीरो बेस बजटिंग, क्राउडिंग आउट, बजट रिफॉर्म्स, मसाला बॉन्ड, ये सारा चीज़ दिया गया। बहुत ही अच्छा सिलेबस है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी, पूरा बैंकिंग सिस्टम आपको पढ़ना होगा, जैसे कि बैंक रेट क्या होता है, MSF क्या होता है, MCLR, LCR, CRR। जैसा कि मैंने बताया कि ये पढ़िएगा, आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा, लेकिन क्वेश्चन देखते ही आपका मूड ऑफ हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन का इससे कोई रिलेशन नहीं था। फिर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के बारे में भी पूरा, जैसे कि GDP डिफ्लेटर क्या होता है, PPI, CPI, WPI, रेसिडेक्स, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब चीज़। टैक्सेशन के बारे में पूरा डेप्थ में जाके आपको पढ़ना है। फिर जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था उसका पूरा जनरेशन वाइज यहाँ पढ़ना है। फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए थे और किस किस सेक्टर में, यहाँ सेक्टर भी दिया गया है। फिर सेकेंड जनरेशन में किस किस प्रकार के रिफॉर्म्स हुए थे और थर्ड जनरेशन, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ था और उसका हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा था वो भी हमें पढ़ना है। फिर MSME के बारे में पढ़ना है, यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में। फिर उसका एक्ट, MSME एक्ट 2006, MSME समाधान और बहुत सारे पोर्टल्स और जो स्कीम्स होते हैं, पॉलिसीज़ होते हैं, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है, जैसे कि PMEGP पोर्टल, उद्यम रजिस्ट्रेशन, MSME डेटा बैंक, स्फूर्ति, एस्पायर। और बिहार का एग्ज़ाम है, बिहार इंडस्ट्रीज़ के लिए ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है और बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट 2016, ये 2016 में ही आया है। आप लोग ये इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट 2016, ये इसके ऑफिशियल जो वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ बिहार, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट करके आप बताइएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको अवेलेबल करवा दूंगा। अब आइए हम लोग नज़र डालते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो एक ही बार एग्जाम हुआ है तो एक ही क्वेश्चन अवेलेबल होगा। तो देखिए इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, निगेटिव मार्किंग नहीं था, और 70 क्वेश्चन, जैसा अभी हमने सिलेबस डिस्कस किया, सिर्फ इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज से था। जो मैं ये बात बोल रहा था कि इसके सिलेबस और क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, रीज़न बीइंग कि जो भी यहाँ हमने जो सिलेबस को देखा पूरा डिटेल में दिया गया है सिलेबस, लेकिन क्वेश्चन जो था पूरा डेटा और फिगर बेस्ड, यानी कि सिर्फ ईयर पूछा जा रहा है और नंबर पूछा जा रहा है। तो इकोनॉमिक्स से लोग इसीलिए भागते हैं कि उसमें बहुत सारे उनको डेटा याद करना होता है, और एग्जैक्टली क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का था। तो कट ऑफ भी इसी रिगार्डिंग, इसी के बेसिस पे कट ऑफ भी रिलीज किया गया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ही को आप देख लीजिए, यहाँ दिया गया है विश्व की वास्तविक GDP यानी रियल GDP वृद्धि दर 2020 में गिरकर -3.3 हो गई थी। तो यह भारत में गिरकर क्या हो गई थी? ये एडवर्टीजमेंट आया थी, ये वैकेंसी आई थी वर्ष 2020 में, लेकिन इसका PT एग्जाम्स हुआ था 2021 में, मेंस हुआ 2022 में, और इसकी फाइनल ज्वाइनिंग यानी कि इंटरव्यू और ज्वाइनिंग हुआ था 2023 में। तो ये काफ़ी लंबा समय ले लिया था ये ज्वाइनिंग करने में। 2020 में ये विश्व की GDP -3.3 क्यों हो गई थी? क्योंकि हम लोग को पता है उस समय कोविड का दौर था और फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, तो ये लॉकडाउन पूरे विश्व भर को अफेक्ट किया था। तो इसीलिए जो ग्रोथ रेट है, GDP ग्रोथ रेट, वह निगेटिव में चला गया था। तो ये पूछा जा रहा है कि इंडिया का कितना था। तो कुछ इसी प्रकार का है, कंसेप्ट से भी क्वेश्चन थे लेकिन बहुत ही कम मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द GDP ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 इन द बजट
2020-21 हैज़ बीन एस्टिमेटेड एज। तो 2020-21 का बजट प्रेजेंट किया गया था और ये पूछा जा रहा है कि 2023 के लिए क्या एस्टिमेट किया गया है ग्रोथ रेट। तो कुछ क्वेश्चन थे कंसेप्चुअल, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द रिकमेंडेशन दैट वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल टैक्सेस शुड बी लेवाइड इन इंडिया टू इंक्रीज गवर्नमेंट रिसोर्सेज वाज गिवन बाय। तो ये देखिए खुसरो कमेटी, केलकर कमेटी, भगवती कमेटी या फिर दोनों खुसरो और केलकर कमेटी द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया था। तो टैक्सेशन से भी था क्वेश्चन। जो भी आप देख रहे हैं देखिए ये अगला क्वेश्चन भी ये डेटा से ही रिलेटेड है। टोटल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर बजट 2021 इन द सेंट्रल बजट इज। तो ये जो यूनियन बजट होता है 2020-21 में प्रेजेंट किया गया था, उसमें ये टोटल डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट यहाँ डेटा पूछ रहे हैं। लोग इसी डर से भागते हैं, कंसेप्ट से बहुत ही कम क्वेश्चन था। जैसे कि अगर 70 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स में, तो उसमें मात्र 5 या 10 ही क्वेश्चन थे जो कंसेप्ट से पूछे गए थे। बाकी जितने क्वेश्चन थे वो आपका पूरा डेटा बेस से ही था। चलिए देखते हैं बाकी क्वेश्चन। अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, ये बेतुका क्वेश्चन है जो मेरे अकॉर्डिंग और सिलेबस एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग एक एग्जामिनेशन में ये बहुत ही बेतुका क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड आरबीआई चेंज पॉलिसी रेपो रेट बिटवीन जुलाई 2019 टू जून 2020, यानी कि एक साल के टेन्योर में कितनी बार रेपो रेट आरबीआई द्वारा चेंज किया गया, एक बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। अब देखिए ये जो रेपो रेट चेंज होता है यह मॉनेटरी पॉलिसी में होता है, जो आरबीआई हर 2 महीने पे यानी कि एक साल के टेन्योर में 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, यानी हर 2 महीने पे एक बार बैठक हुई। तो टोटल 6 बार में कितनी बार इसको चेंज किया गया था, एक बार, 2 बार, तो आपको टोटल 6 बार का रेपो रेट आपका डेटा दिमाग में रहेगा, तभी जाके इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर कर पाइएगा। और यह एग्जाम हुआ था 2021 में, तो उस समय बीपीएससी का ये 5वां ऑप्शन अस्तित्व में था, यानी कि नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव ये अस्तित्व में था। तो बाकी परेशानी ये पैदा करने के लिए हमेशा था ही हर क्वेश्चन में। हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन कोई लॉजिक नहीं बनाता है एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतना डेटा कौन याद रखेगा। मोस्टली क्वेश्चन इसमें डेटा से ही थे। और देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछने का, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 to 70 हमें लग रहा है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स का होगा, उसमें करंट के भी क्वेश्चन घुसा दे रहे थे, स्टैटिक पोर्शन, जैसे कि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है वर्तमान में, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी थे उस समय 2021 के दौरान। अब क्वेश्चन ये भी प्रॉब्लम हो रहा था कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये करंट हम लोग 2020 का पढ़ के जाएं या 2021 का। तो वैसे भी क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए 1-2 क्वेश्चन और मैं दिखा देता हूं जो थोड़ा कंसेप्ट से क्वेश्चन था, काफ़ी आसान था। जैसे कि नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर हुई थी, जिसे बंद कर दिया गया था। तो योजना आयोग को कब बंद कर दिया गया था? तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि योजना आयोग जो 12 5-ईयर प्लान था, उसका टेन्योर क्या था, वर्ष 2012 से लेके 2017 तक। लेकिन 2014 में बीजेपी सरकार आ गई थी और फिर प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया था, और उसके बाद फिर 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। तो कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ओएनजीसी कब सेटअप किया गया था, ये सब क्वेश्चन थे इस प्रकार के। अब आइए 1-2 क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगा। अब जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ ये देखिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन मुझे लगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट and finance bill are presented before the parliament under the constitutional article respectively। तो देखिए ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहने का मतलब बजट के लिए हमारे संविधान में कोई एक वर्ड बजट ऐसा कोई निर्धारित किया नहीं गया है, उसके लिए वर्ड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंस बिल हमारे संविधान में किस अनुच्छेद के तहत प्रेजेंट किया जाता है, 110, 112, 110, 111। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ई सही होना चाहिए। रीजन बीइंग, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था तो उसमें देखिए जब ये फाइनेंस बिल दे दिया गया, तो फाइनेंस बिल कहने का मतलब कि ये आर्टिकल 117 के तहत आता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम लोग बजट बोलते हैं, वो आर्टिकल 112 के तहत आता है, और ये आर्टिकल 110 है। आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल आता है। तो देखिए यहाँ तो ये 117 नंबर आर्टिकल है ही नहीं और फाइनेंस बिल का चर्चा किया गया है, तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ई यहाँ सही होगा। अब देखिए इसका आंसर क्या है वो तो आंसर की देखने के बाद ही पता चलेगा। और कुछ क्वेश्चन इतने ईजी थे, जैसे कि ओएनजीसी कब इनकॉर्पोरेट किया गया था, यानी कब स्टैब्लिश किया गया था। बाकी 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि एक था डिमोनेटाइजेशन पे, वो भी क्वेश्चन मुझे देखने को मिला। जैसे देखिए बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से क्या क्वेश्चन था, बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 हैज फिक्स द टारगेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एट।
तो ये बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2016 जो है उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट का क्या फिक्स किया गया था, कितना ग्रोथ होने के लिए, तो 15%, 16%, 14% या फिर 12%। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 भी देखिए, कितना डेटा डेप्थ में जाके आपको पढ़ना होगा। द टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इन बिहार वाज इतना मेगावाट इन 2015। इसमें से ये जो टोटल मेगावाट था, ये पूछा जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी का क्या शेयर था, 2.3%, 2.2%, 2.1% या फिर 2.4%। तो पूरा जब आप डेप्थ में जाके डेटा, एक एक डेटा को आप याद रखते हैं, तब जाके ये सब क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन एक्सट्रीमली टफ लेवल के थे। तो चलिए डीमोनेटाइजेशन का क्वेश्चन एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। द वैल्यू ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी इन नवंबर 2016 वाज 15,41,793 करोड़। वट वॉज द वैल्यू ऑफ रिटर्न डीमोनेटाइज करेंसी, मतलब कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, वो करेंसी का वैल्यूएशन लगाया गया था इतना, कितना उसके अवज में डीमोनेटाइज्ड करेंसी रिटर्न किया गया था, मतलब कि जमा हुआ था। तो ये डेटा देखिए, डीमोनेटाइजेशन पे पूरा डेटा आपको याद करना होगा, तब जाके ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 तक हमारा इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज कंप्लीट होता है। उसके बाद 71 से लेके क्वेश्चन नंबर 110 करेंट था। तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन जो थे वो आपका डेटा बेस्ड ही क्वेश्चन था। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए, हालांकि सारे क्वेश्चन इसमें वैसे नहीं थे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उसमें मोस्टली क्वेश्चन आपका डेटा से ही रिलेटेड था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग देख लेते हैं, ये भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फिगर्स रिलीज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, हाउ मेनी वोटर्स ऑप्टेड नोटा इन द रिसेंट इलेक्शन ऑफ बिहार। देखिए बिहार में इलेक्शन हुए थे वर्ष 2020 में, बिहार विधानसभा का, उस समय सीएम का चुनाव हुआ था। तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा ये डेटा रिलीज किया गया था कि उस इलेक्शन में नोटा कितने वोटर्स ने ऑप्ट किया था। देखिए ये वोट की संख्या पूछी जा रही है कि कितने वोटर्स ने नोटा दबाया था। क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 150 तक रीजनिंग के क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग के क्वेश्चन जनरस थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे इसमें। जैसा देखिए यहाँ दिया गया है, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, फिर ये सिंप्लीफिकेशन और ये कोडिंग डिकोडिंग, ए प्लस बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, फिर ये मिरर इमेज और वाटर इमेज से क्वेश्चन था। उसके बाद अगर आप 1 से लेकर 100 तक लिखते हैं तो कितनी बार आपको 3 मिलता है। ये सब क्वेश्चन इजी था, सॉल्व होने वाले, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। द सिग्निफिकेंट फिगर इन द नंबर, ये एक डिजिट दिया गया है, उसमें पूछा जा रहा है कि महत्वपूर्ण संख्या कौन सी है। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, ये आपका पोजीशन से था। फिर ये मिसिंग फिगर से क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग यहाँ आप देख सकते हैं, a इक्वल टू 26, सन इक्वल टू 27 एंड कैट इक्वल टू। क्वेश्चन मैंने भी देखा है, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। बाकी हम लोग अगले सीरीज में मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस पे मैं स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसकी तैयारी करना चाहिए। अब आइए, हमने PYQ देख लिया, अब देखते हैं हम लोग की कट ऑफ क्या रहा था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो जानना जरूरी है। तो देखिए ये ऑफिशियल कट ऑफ है, ये मार्कशीट ही है कैंडिडेट का, मैंने मंगवाया, जैसा कि आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 2/2020 के अंतर्गत इसको लाया गया था। कट ऑफ देखिए यहाँ इस तरफ कैटेगरी दिया गया है और ये कट ऑफ मार्क्स है। अब देख लीजिए अनरिजर्व का क्या कट ऑफ किया था, 88, फिर अनरिजर्व फीमेल का 77, EWS का 83, EWS फीमेल का 70, और इस तरीके से अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हैं यहाँ पे। तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था, 150 नंबर में से अगर 88 इस टाइप के क्वेश्चन में जा रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये हाई लेवल के ही क्वेश्चन थे, हाई लेवल नहीं बल्कि अल्ट्रा हाई, क्योंकि ये इलॉजिकल क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछा जा रहा था, डेटा और फिगर बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए ये 88 कट ऑफ भी इसके लिए बहुत ज़्यादा है। अब देखिए उम्मीद करते हैं कि इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट पूछा जाए, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहे तो वो ज़्यादा आसान रहेगा, उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये एडवर्टीजमेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल @the Eclipse Education से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।